अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मिक्सचर डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कोलॉइड्स के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से हमने एक चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा था जिसमें कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंसेस मिक्सअप होते थे जिसमें से एक को हम बोलते थे सोल्यूट और दूसरे को हमने नाम दिया था सॉल्वेंट का, राइट। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये हमेशा ही होमोजीनियस सिस्टम बनते हैं, राइट। सिस्टम मीन्स वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है। तो जो सॉल्यूशन बनता था वो सोल्यूट और सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से बनता था। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोटिस करने का ये है कि जो सोल्यूट है, राइट, इसका जो डिसोल्यूशन है वो होता था एटॉमिक लेवल पे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाला है कि ये एटॉमिक लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर ये हो जाता था एंड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमन साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये आयनिक लेवल पे चला जाएगा, या अगर आप ग्लूकोज को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो जाता है। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें कि अगर पार्टिकल का साइज बिगर हो जाता है देन द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। ऐसे क्लासेस में जो बिगर पार्टिकल साइज वाले जो सब्सटेंसेस इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मिक्सअप, ना कि सॉल्यूशन। तो अगर वो बिगर साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो वो कितने बिगर हैं, वो इतने बिगर हैं कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा अगर फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा सा देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और इस ऑब्जेक्ट को आप जो भी समझ सकते हैं, सॉलिड है या लिक्विड ड्रॉप है या मॉलिक्यूल है और कुछ भी पार्टिकल। तो इसके लिए जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज़ बेसिकली रिलेटेड विद मास इन ए गिवन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का रिलेशनशिप है, राइट। और यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द masses of the two, means earth and the object, right, and inversely with the square of the distance between them. अब यहाँ पर आप देखें कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करें तो आप समझ सकते हैं कि जो मास है, दैट मास इज प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम, right? So if the mass is proportional with the volume, and we know that the volume means size, right? So for example, volume of sphere is 4 by 3 pi r cube, right? और इस r को आप इस r से डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, right? So इस r को मैं रेड r कर दिया, right? So that कि हम इसको समझ सकते हैं कि दोनों r का मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जितना आपके पास पार्टिकल का साइज़ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। और जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से मास का भी इंक्रीज़ होगा। तो क्या हम इस चीज़ को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मास का इंक्रीज़ है तो दैट मीन्स द इंक्रीज़ इन मास इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आप बिगर पार्टिकल्स को किसी सब्सटेंस से मिक्सअप करते हैं, वो इतने बिग हैं, वो कितने बिग हैं, वो इतने बिग हैं कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि वो जो पार्टिकल्स आपके पास उसमें मिक्सअप हुए हैं वो पार्टिकल जो है थोड़े या थोड़े से ज़्यादा समय बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे इसी ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट के वजह से, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसको कि हम नाम दे रहे हैं, जैसे कि बिगर पार्टिकल में जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल जिसमें कि प्रोटीन है, या फिर कुछ इस तरह से ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। पार्टिकल इज़ नॉट एन एटम, an atom cannot be regarded as a particle, a molecule cannot be regarded as a particle. Particle is always a group of atoms or group of molecules. वो इतना बिग होता है कि उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा तभी हम उसे पार्टिकल बोलते हैं, जैसा कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कंसिडर सम पार्टिकल्स।
तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द जो पार्टिकल है ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, पर बहुत ध्यान से समझना है कि पार्टिकल मैं जब भी शब्द यूज़ करूँगा, पार्टिकल मीन्स कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो अदरवाइज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा न्यूक्लियर पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आप उसको पार्टिकल को स्पेसिफाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास शब्द था पार्टिकल, तो यहाँ पे पार्टिकल है, और पार्टिकल को जो यहाँ पे साइज़ दे रखा है, अवेलेबल साइज़, वो है 1 to 1000 नैनोमीटर्स, राइट। सो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर्स तक इसमें साइज़ गिवन है। ऑल राइट, तो इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात ये है कि जो एटॉमिक साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़ इज़ अबाउट 0.3 नैनोमीटर्स, राइट। तो ये वैल्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेट है, राइट। सो इससे पता लग जाता है कि आपके पास जो एटॉमिक साइज़ है वो साइज़ जो है वो इनसे काफ़ी लेवल से नीचे है, और ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है इन मिक्सचर्स में, राइट। तो जब भी मैं बात सॉल्यूशन की करूँगा तो हम समझेंगे कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो डिज़ोल्व हो चुके हैं, और वो डिज़ोल्व इस लेवल तक हुए हैं कि वो एटॉमिक लेवल तक जा चुके हैं, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल तक गए हैं, या आयनिक लेवल तक गए हैं। लेकिन कोलॉइड के अंदर जो है पार्टिकल जो है डिज़ोल्व नहीं होगा। पार्टिकल के लिए जो डिज़ोल्व है शब्द वो गलत होगा इसके लिए, और इसके लिए एक नया शब्द है, वो है डिस्पर्स्ड होंगे, डिस्पर्स्ड, राइट। तो अब हम उनको नाम देंगे कि अगर जो कोलॉइड्स हैं तो उनके लिए हमारे पास एक होगा डिस्पर्स फेज, राइट। जो मीडियम है, जो कॉन्टिन्यूस चीज़ है जैसे कि लिक्विड है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, राइट। और जो चीज़ इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है उसे हम बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, या फिर डिस्पर्स्ड फेज, राइट। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम किसके लिए होगा? डिस्पर्शन मीडियम होगा जो कॉन्टिन्यूस होगा, और डिस्पर्स्ड फेज उसके लिए होगा जो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ऑलराइट। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नोटिस करने वाली कि जो ये हमारे पास क्लास ऑफ मिक्सचर है जिसको हमने नाम दिया अभी कोलॉइड का, ये हमेशा ही हेटेरोजीनियस रहेगा, राइट। और इसकी कुछ खास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं बेस्ट एग्जांपल इसमें सेलेक्ट करूँगा तो वो है मिल्क, विच इज़ क्वाइट कॉमन, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि मिल्क को आप एज़ यूजुअल रख दें, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, तो आप देखते हैं कि इसके बाद इसमें से जो क्रीमी पार्ट होता है वो इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, तो सेटल अप हो सकता है, और इसी तरीके से किसी दूसरे कोलॉइड में ये सेटल डाउन भी हो सकता है। एक और भी वर्ड है इसके साथ में, आपको ये बात नोटिस करना चाहिए कि जो कोलॉइड है इसके साथ में आपने कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन शब्द इसके लिए यूज़ नहीं करना है, इसके लिए हम यूज़ करें केवल एक सिंगल वर्ड, वो है कोलॉइड। अब कोलॉइड का मीनिंग क्या होता है? कोलॉइड के मीनिंग आप ये भी समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल्स जो इसमें डिस्पर्स्ड है मीडियम में, या फिर आप उन पार्टिकल के साथ में मीडियम को भी कंसिडर कर सकते हैं कोलॉइड में, ऑलराइट। सबसे पहले इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें हिस्टोरिकली देखने को मिलती है करीब आज से 700-800 साल पहले, और इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो बन के रिफाइन होकर के आई थी वो थी 1861 में, और ये काम किया था थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने इसकी सबसे सही एक्सप्लेनेशन दी थी, और 1861 में दिया था। थॉमस ग्राहम ने ही इसका शब्द जो दिया था कोलॉइड, वो थॉमस ग्राहम की तरफ से आया था, और इन्होंने ये कहा था कि जो भी कोलॉइडल सिस्टम है उसे आप एक नया वर्ड सोल दे सकते हैं। तो यहाँ नोटिस करने वाली पॉइंट है कि जो सोल है उसका मतलब केवल होगा कोलॉइड, राइट। और जो वर्ड है सोल्यूशन, राइट, इसका जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, शॉर्ट नोटेशन है, दैट इज़ SOLN। तो आप ध्यान रखना कि सोल्यूशन का शॉर्ट नोटेशन ये सोल बिल्कुल नहीं है, इसे हम बोलेंगे कोलॉइडल सोल, राइट। तो आप इसे कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन का मतलब हो गया होमोजीनियस, और कोलॉइड हैं हेटेरोजीनियस, सो दे शुड नॉट बी मिक्स टुगेदर। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो कोलॉइड्स हैं ये लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद सेपरेट हो सकते हैं। मैंने वर्ड यूज़ किया हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस दे नेवर सेपरेट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, इवन
आफ्टर वीक, मंथ और ईयर। सॉल्यूशंस कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है, लेकिन कोलॉइड जो है वो लॉन्ग टाइम में सेपरेट हो सकता है। ओके, इसके अलावा आप अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन यूज़ करते हैं तो भी आप कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन वर्क करती है ग्रेविटीज़ के ऊपर, राइट। तो इट बेसिकली इट क्रिएट्स ए ग्रेविटी, और इसी करके जब आप उसको इस तरीके से सर्कुलर रन करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो आप देखते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि क्रीम निकालना, राइट। तो लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को अगर आप सेप इस तरीके से रन करते हैं तो आप ऐसा नहीं देख सकते हैं कि पानी में से आपने शुगर अलग कर दिया या फिर सॉल्ट अलग कर दिया या कुछ भी जो इसमें डिसॉल्व है उसे अलग कर दिया। तो सॉल्यूशंस को कभी भी सेंट्रीफ्यूग करके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलॉइड्स को आप पार्टिकली सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइड्स के ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करती है, बिकॉज कोलॉइड का साइज़ जो है वो पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन से लार्जर होता है। अब हम इसको इस पिक्चर में समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से स्लाइटली लोअर है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हम उसमें पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय ग्रेविटी। तो इसे हम नाम देंगे कि वो सॉल्यूशन है, राइट। जो सॉल्यूशन का मतलब ऑटोमेटिकली कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट, और पार्टिकल का साइज़ काफ़ी स्मॉल है। ये है मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम कोलॉइड को देखें तो कोलॉइड में पार्टिकल का साइज़ लार्जर होगा, राइट, और इतना लार्ज होगा कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर सकता है, और अगर नहीं भी एक्ट किया जा सकता तो इसके लिए आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन्स। और इसके बाद एक और भी केस आता है, वो सस्पेंशन का होता है। सस्पेंशन का मतलब होता है बस लटकते रहना, राइट। अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें इस स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि जो सस्पेंशंस हैं इनके पार्टिकल साइज जो है वो कोलॉइड से 10 टाइम्स लार्जर है, मतलब इनके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी 10 टाइम्स होगा। और इसी करके जो सस्पेंशंस हैं वो बहुत ही स्पीडली सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि मडी वाटर आपने देखा होगा कि मडी वाटर जो है वो सेटल डाउन हो सकता है, जल्दी सेटल डाउन होता है। और अगर वो सेटल डाउन नहीं भी होता है तो आप उसमें अगर पोटैश एलम रख देते हैं तो पोटैश एलम इन पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद फिर वो बहुत जल्दी उसको सेटल डाउन कर देता है, क्योंकि उनका सेटल डाउन होने से पहले जब ये इसके साथ अटैच होता है तो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करती है, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली अटैच होने से इसका मास बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से ईजिली सेटल डाउन हो जाता है। तो आप उसके लिए पोटैश एलम या फिर फेरिक सल्फेट ले सकते हैं। और अगर हम मडी वाटर ले लेते हैं तो हम इसमें सस्पेंशन को देखते हैं कि सस्पेंशन है, और आप इसमें बहुत ही ईजिली जैसे आप एलम्स यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ईजिली सेटल डाउन हो जाते हैं, ऑल राइट। तो इसमें हमने एलम ऐड किया हुआ है और ये एलम नहीं ऐड किया है, राइट। तो इससे पहले शेक करना है विग्रेसली एंड देन यू जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम, राइट। तो आप देखते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, मीन्स कि पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो चुके हैं, राइट। जबकि जो दूसरा वाला था वो एज इट इज़ ही काफ़ी देर तक ऐसे रहेगा, ये अपने आप लॉन्ग टाइम लेगा और ये जल्दी हो गया बिकॉज ऑफ द लोडिंग, राइट। अब हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड करेंगे, और इसके पहले सबसे सिंपल सा पॉइंट ये इसके पहले कि आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने कहीं भी ये बात नहीं कही है कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉल्वेंट है, लेकिन ठीक है कि जिस तरीके से सोल्यूशन में आपके पास एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है, उसी प्रकार से कोलॉइड्स में डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज होता है। बस डिस्पर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्स का मतलब बिखर जाना, फैल जाना, ना कि डिज़ोल्व हो जाना, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 डायग्राम मैंने शो किया यहाँ पर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिस्पर्जन मीडियम है जो कि कॉन्टीन्यूस पार्ट होगा इस सिस्टम का, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो अलग अलग डिस्पर्स्ड फेज़ होने के कारण यहाँ पे मेरे पास कुछ ख़ास टाइप्स के कोलॉइड्स की कैटेगरीज बनती हैं, राइट। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पहला वाला केस करते हैं, वो है सॉलिड टू सॉलिड का, राइट। तो सॉलिड टू सॉलिड वाले को हम नाम देते हैं सॉलिड सोल, और ये है इसकी बेस्ट एग्जांपल। आपके बहुत सुंदर जेम स्टोन्स दिख रहे हैं, तो ये सभी जेम स्टोन जो हैं जिसमें कि सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज है और सॉलिड ही डिस्पर्शन मीडियम है, ये सभी जेम स्टोन जो हैं वो एक तरह के कोलॉइड हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली सॉलिड सोल, राइट। तो इसे हम नाम देंगे
सॉलिड सोल का, राइट। सो दिस इज बेसिकली solid soul. Now we have solid as a medium and liquid as a dispersion phase, right? तो इस तरह की सिचुएशन को हम नाम देते हैं जेल्स, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास चीज़ है, बटर है या जेलीज हैं, तो इन्हें हम नाम देते हैं कॉमनली जेल का। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सॉलिड में गैस डिज़ोल्व हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं फोम का, राइट। सो अगर डिज़ोल्व मैंने वर्ड यूज़ किया, डिज़ोल्व इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। अगर गैस डिस्पर्स जाती है सॉलिड्स के अंदर तो इसे हम नाम देते हैं फोम का, राइट। अब फोम इज़ क्वाइट कॉमन, फोम सबने देखा हुआ है, सुना हुआ है फोम के बारे में कि फोम क्या चीज़ होता है, राइट। सो फोम जिसमें कि सबसे कॉमन है प्यूमिस स्टोन, जिसका हम यूज़ करते हैं ये पैरों की सफाई करने के लिए, और ये एक फोम रबर है जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका यूज़ होता है बर्तन साफ़ करने के लिए। सो ये था अगर गैस डिस्पर्स हो जाता है सॉलिड में, राइट। तो जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो इसमें से गैस आउट हो जाती है। सिमिलरली इसमें भी आपको टाइनी होल्स दिख रहे हैं जिसके अंदर की गैस ट्रैप्ड रहती है, राइट। सो ये था फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमारे पास मीडियम लिक्विड हो जाता है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो जाता है, और ये 3 डिस्पर्स्ड फेज अलग अलग सिचुएशंस में हैं। तो जो पहला केस है जिसमें कि हम लिक्विड में सॉलिड को एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लिक्विड में सॉलिड डिज़ोल्व हो जाए, राइट। तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं जस्ट सोल, राइट। हैं तो सारे कोलाइड, बट इसको हम नाम देंगे सोल का। और इसके एग्जांपल है सिंपली पेंट्स, राइट। तो जितने भी पेंट्स हैं वो सभी जो हैं इसके केस में आते हैं। इसके अलावा जो सेल मीन्स की ह्यूमन सेल और कोई भी सेल की जनरल बात हो रही है कि जो सेल में फ्लूइड्स होते हैं वो भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोल्स। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन चीज़ है वो है लिक्विड इन लिक्विड, राइट। इसको हम नाम देते हैं इमल्शन, राइट। सो इमल्शन के एग्जांपल है मिल्क, या आप कह सकते हैं कि हेयर क्रीम, वो भी इसके एक एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट है कि अगर लिक्विड्स में गैस डिस्पर्स जाती है जैसे कि बुलबुले, सोप बबल्स, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं फोम का, राइट। फोम, यहाँ भी आपने एक फॉर्म पढ़ा था, लेकिन इसे हम बेसिकली नाम देते हैं सॉलिड फोम, सॉलिड फोम, राइट। और ये है फोम। सिमिलरली यहाँ पर सॉलिड सोल था और ये था सोल। तो फोम की एग्जांपल है हमारे पास, एक तो सोप था, ये क्रीम है, या ये झाग है, राइट। तो ये एग्जांपल जो है वो फोम की हैं। अगर गैस डिस्पर्शन मीडियम है और लिक्विड एंड सॉलिड्स इसमें डिस्पर्स्ड फेज है तो इन्हें हम नाम देते हैं एरोसोल्स के, राइट। सो दोनों का नेम सेम है, एरोसोल्स फॉर बोथ, लेकिन बस इनकी एग्जांपल्स में डिफरेंस है, राइट। सो अगर लिक्विड है डिस्पर्स्ड इनसाइड द गैस तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है फॉग, मिस्ट या फिर क्लाउड्स। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये तब बन जाते हैं जब आपके पास एक लिक्विड है जो है वो डिस्पर्स्ड हो चुका है गैस में। अगर सॉलिड्स डिस्पर्स होते हैं तो भी हम उसे एरोसोल का ही नाम देते हैं, राइट। लेकिन वहाँ पर आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स में जैसे डस्ट है या स्मोक है, राइट। सो ये हैं डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड इनसाइड द डिस्पर्शन मीडियम इन गैस। यहाँ पर कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि फिर जिस तरीके से हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड था, सॉलिड इन सॉलिड था, तो उसी तरीके से गैस इन गैस क्यों नहीं हो सकता कोलाइड, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली ए होमोजीनियस सिस्टम, राइट। सो गैस व्हेन मिक्स विद द गैस इट बिकम्स होमोजीनियस, और इसीलिए गैस इन गैस को कभी भी कोलाइड का नाम नहीं दिया जाता है, ओके। तो आपके पास नेट जो सिस्टम बने हैं वो टोटल 8 हैं। अब इन सिस्टम्स को लिखने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक आइडिया है। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर मुझे लिखना है कि सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो मैं इसे लिखूँगा S/L।
S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड। आप फुल सॉलिड या लिक्विड भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर नोटिस करने वाला पॉइंट ये स्लैश है। जो ये मैंने स्लैश डाला है इसे हम बोलते हैं फेज सेपरेटर, राइट, फेज सेपरेटर। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि फेज क्या है। डू नॉट कंफ्यूज दिस फेज विद स्टेट, राइट। तो फेज का मतलब स्टेट नहीं होता है। फेज इज ए होमोजीनियस रीजन। तो फेज होगा, जैसे अब एक एग्जांपल आपके पास, मैं इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अगर मैं इसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व कर लेता हूँ, वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, तो अब आप देखते हैं कि ओवरऑल जो इसका फ्लो बन जाता है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज़ इन सॉलिड स्टेट, राइट। और डिज़ोल्व होने के बाद जो इसका फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए जो आपका टेम्परेचर चाहिए वो है 801 डिग्री सेल्सियस। और आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को अगर आपने वाटर में डिज़ोल्व किया है तो ये मेल्ट नहीं कंसिडर होगा, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन वाटर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास जो मिक्सचर हुआ है, मीन्स की जो सोल्यूशन बना है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का, वो वैसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एक लिक्विड बिहेव करता है, जैसे कि फ्लो करना, राइट। तो इसलिए अब सोडियम क्लोराइड इन वाटर को हम सॉलिड नहीं बोल सकते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। आप इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड भी नहीं बोल सकते हैं। आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसका जो फेज है वो है लिक्विड, राइट। सो फेज इज डिफाइंड फॉर होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस रीजन। तो इसलिए यहाँ पे मिक्सचर्स में कभी भी आपको स्टेट नहीं डिफाइन करना है, आपको मिक्सचर्स में हमेशा फेज डिफाइन करना है। और इसके लिए हमारे पास होता है एक फेज सेपरेटर, राइट। यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड को इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फेज सेपरेटर की आपको नीड नहीं होती है, बिकॉज ये इस तरीके से जब मिक्सअप हो जाता है तो हम इसको लिखते हैं कि Na+ आयन इन एक्वस मीडियम। इसका मीनिंग ये होता है कि दिस आयन इज बीइंग सराउंडेड बाय दिस मीडियम, राइट। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स इसके लिए कि आपने इसको लिखना कैसे है। सिमिलरली अगर आपको गैस इन लिक्विड लिखना है तो आप गैस/L, राइट। सो दिस स्टैंड्स फॉर द फेज सेपरेशन। अगर आपके पास डिस्पर्शन मीडियम डिफरेंट हैं, लिक्विड्स के केसेस में अगर डिफरेंट हैं, तो आप इनके नेम्स जो हैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सोल इज़ जस्ट ए कॉमन वर्ड, राइट। अगर वाटर है तो हम इसको नाम देंगे एक्वा सोल, राइट। और इसको आप हाइड्रोसोल भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोसोल, जिसमें कि डिस्पर्शन मीडियम है वाटर। और इसी तरीके से एक होगा एल्कोसोल, राइट। तो एल्कोसोल समझ गए कि एल्कोहल्स के लिए एल्कोसोल या फिर बेंजोसोल, राइट। तो ये अलग अलग मीडियम्स के लिए हैं कि अगर आपके पास डिस्पर्शन मीडियम एल्कोहल है तो इट शुड बी एल्कोसोल, एंड सिमिलरली बेंजीन है तो ये बेंजोसोल होगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपके बुक के टेबल 5.4 में अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप ये सारे एग्जांपल्स और इनकी कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स की, जो कि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता था, डिस्पर्स्ड फेज के और डिस्पर्शन मीडियम के। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं इस बिहाफ पे कि जो डिस्पर्शन फेज और मीडियम है उनके बीच में किस तरह की इंटरेक्शन है, तो हमारे पास केवल 2 ही कैटेगरीज हैं। एक है वो कैटेगरी जिसमें कि दोनों में अट्रैक्शन है, राइट, और दूसरी वो कि जिसमें दोनों में रिपल्शन है। तो जहाँ पर अट्रैक्शन है वहाँ पर आपके पास वर्ड है फिलिया। फिलिया स्टैंड्स फॉर जस्ट अट्रैक्शन, और ये फोबिक है फ्रॉम फोबोस। फोबोस का मतलब डरना, दूर हो जाना, राइट। सो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अगर वाटर यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ शब्द होगा हाइड्रोफिलिक और यहाँ पर होगा हाइड्रोफोबिक, राइट। सो आपने सोप में पढ़ा, सोप में 2 एंड्स है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, राइट। सो फिलिक स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन, फोबिक स्टैंड्स फॉर जो रिपल्शन है, राइट। तो पहले हमारे पास है लायोफिलिक कोलॉइड्स। जो लायोफिलिक हैं इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको लायोफोबिक से अलग करता है वो है इसका रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर का मीनिंग ये निकल जाता है कि आप इस केस में
अगर लॉन्ग टाइम में देखें कि अगर सपोज़ कीजिए कि इसमें से लिक्विड पोर्शन जो डिस्पर्जन मीडियम है अगर वो सेपरेट हो चुका है या थोड़ा वेपराइज हो चुका है, जैसा कि आपने केसेस में देखा होगा गम्स एंड फेविकोल्स के केसेस में, कि अगर वो वेपराइज हो चुका है तो आप उसमें दोबारा वाटर ऐड करके उसको थोड़ा सा शेक करेंगे और आप देखें कि आप दोबारा कोलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? सिर्फ सिंपल सा पॉइंट है कि जो डिस्पर्जन फेज़ है और मीडियम है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, एक अट्रैक्शन है, जिस वजह से आपस में बंधे हुए रहते हैं और इसी वजह से इनको सेटल डाउन करना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो इसके लिए जो सेटल डाउन है उसके लिए हमारे पास एक नया टर्म है, वो है कोगुलेशन, राइट। उसके लिए वर्ड है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब सेटल डाउन हो जाना, राइट। तो अगर हम लोग लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में देखें तो लायोफोबिक कोलाइड जो है बिल्कुल लायोफिलिक के उल्ट हैं, दे आर बेसिकली इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल का मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है इस तरह से कि वो आपस में चिपके रह सकें। तो अगर उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है तो इस तरह के जो कोलाइड्स हैं उनको बनाना भी कोई ईजी टास्क नहीं है। इनके एग्जाम्पल आते हैं कि अगर आप मेटालिक पार्ट्स को डिस्पर्स कर दें या उनके सल्फाइड या ऑक्साइड को अगर आप डिस्पर्स करें तो ये जो है एक तरह का लायोफोबिक कोलाइड्स बनते हैं, राइट। तो इनको बनाने के तरीके भी थोड़े से अलग होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको जस्ट मिक्सअप किया और उनको शेक किया। आप गोल्ड को पानी में डाल के जस्ट शेक करेंगे और आपको लगता है कि वो मिक्सअप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो ये लोग स्टेबल नहीं होंगे और ये जो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, मीन्स कि जल्दी कोगुलेट हो जाएंगे। तो इसलिए इनको कोगुलेशन से बचाने के लिए आपको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की नीड पड़ेगी। अब अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज़, तो साइज़ के बेस पर हमारे पास इनकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन आती है, जिसमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स, राइट। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है, इट इज़ अ मल्टी मॉलिकुलर, मीन्स कि इट इज़ मोर देन वन मॉलिक्यूल क्लिंच टुगेदर और ग्रुप टुगेदर, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है सल्फर मॉलिक्यूल्स के साथ में, राइट। तो जो सल्फ़र के सोल्स बनते हैं उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके सल्फरेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर सिंगल मॉलिक्यूल है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से सल्फ़र के जो सोल्स हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ जुड़े रहेंगे और उसे हम बोलेंगे सल्फ़र के पार्टिकल्स हैं, राइट। तो उनके जो डिज़ोल्यूशन, उनका जो डिस्पर्शन है वो क्या कहलाएगा कि वो मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स की रेंज में आ गया है। और यहाँ पर आपको बहुत ईजिली मेंशन भी किया गया है कि जिनका डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर है। अब ऑब्वियसली अगर डायमीटर अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है एटॉमिक रेंज या मॉलिकुलर रेंज में आ चुके हैं। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स, अगर वो ग्रुप हो जाते हैं टुगेदर, राइट, ग्रुपिंग के बाद वो बिगर पार्टिकल्स बन जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स का। नेक्स्ट कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास पार्टिकल जो है, पार्टिकल का साइज़ ही बिगर हो जाता है, राइट, जिसमें कि बिगर पार्टिकल्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो ये स्टार्च जो कि एक पॉलीमर है, सेलुलोस अगेन पॉलीमर, प्रोटीन्स अगेन पॉलीमर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और जो मैन मेड पॉलीमर्स हैं जिसमें कि पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, सिंथेटिक रबर, ये सभी जितने भी पॉलीमेरिक फॉर्म में आपके पास पार्टिकल्स नज़र आते हैं, अगर आप इन सभी का कोलॉइड बनाते हैं, राइट, तो उसे हम बोलेंगे कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, राइट। सो मैक्रो मीन्स कि लार्जर मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर आप पीछे वाले देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था कि वहाँ पे टाइनी मॉलिक्यूल्स थे और वो टाइनी मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे हो गए, राइट, तो वो बन गया मल्टी मॉलिकुलर लेवल पे और इस केस में मॉलिक्यूल का साइज़ ही बड़ा हो गया। और एक थर्ड केस दिखाया हुआ है जिसमें कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं, राइट। सो अब एसोसिएटेड का मीनिंग सिंपली होगा कि 2 पीसेज जो है कंबाइन होने के बाद बिगर पीस बन जाते हैं, राइट। सो इसके अंदर क्या केस होता है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, लेकिन किसी हायर कंसंट्रेशन पे वो कोलाइडल बिहेवियर अपना प्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट्स, मीन्स उनके कलेक्शन हो जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और इन एग्रीगेट्स को हम नाम देते हैं मिसेल्स, राइट। सो ये लोअर क्लास में पढ़ा हुआ मिसेल्स। तो इसके बारे में हम एक बिगर डिस्कशन करेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मैंने सिर्फ आपके पास 3 कैटेगरीज बताई हैं, एक है मल्टी मॉलिकुलर, एक है मैक्रो मॉलिकुलर और तीसरा केस है एसोसिएटेड कोलॉइड्स का। ओके।